पर जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि चलते चलते वो आदमी अचानक से गिर पड़ता है, जिसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन ह्यून सोहा नाम की लेडी पर शिफ्ट होता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होती है। तभी उसे पुलिस का फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसके अंकल यून म्योंग गिल की अचानक से मौत हो गई है, जिस वजह से उसे तुरंत थाने आना होगा। अब ये सुनकर सोहा हैरान हो जाती है, अपने अंकल की मौत से नहीं बल्कि पुलिस के फोन से। इसलिए वो पुलिस से कहती है कि वो उन्हें ठीक से जानती तक नहीं थी, इवन उनका कोई रिश्ता प्रैक्टिकली नहीं था, तो फिर वो क्यों आए। लेकिन पुलिस उससे कहती है कि उस बूढ़े आदमी का और कोई भी रिश्तेदार नहीं मिला सिवाय उसके, इसलिए उसे आना ही पड़ेगा। इसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त यून की बॉडी के पास एक शराब की बोतल मिलती है, जिसमें थैलियम मिला था। थैलियम असल में एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे इंसान को मार देता है। तभी केस पर डिटेक्टिव चोई संग जुन की एंट्री होती है, जो यून के बंद घर और आसपास की जगह की जांच करता है। तभी वहाँ पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत आती है, जो पूछती है कि पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। पुलिस उसे पूरा मामला समझाती है और पूछती है कि क्या यून म्योंग गिल के परिवार का कोई भी शख्स उसके साथ रहता था। तो इस तरह से पुलिस के पूछताछ करने पर वो बताती है कि म्योंग गिल का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन वो पागल था और शायद अब जिंदा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोहा अब अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और साफ कहती है कि वो इस डेड बॉडी या उसके किसी रिचुअल से खुद को जुड़ा हुआ नहीं मानती। तभी पुलिस कैजुअली कह देती है कि ठीक है, अगर उसे लेना देना नहीं है तो जो प्रॉपर्टी उसे मिली है वो उसे किसी ट्रस्ट को दे देंगे। अब प्रॉपर्टी शब्द सुनकर सोहा अचानक से रुक जाती है। वो आगे पूछती है कि प्रॉपर्टी क्या है, तो पुलिस बताती है कि उसे एक फैमिली कब्रिस्तान मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही हाई है क्योंकि आसपास डेवलपमेंट प्लान्स हैं। इस तरह अब लालच में आकर सोहा बॉडी रिसीव करने और फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर थाने से निकलते ही गांव का मुखिया उससे मिलता है और कहता है कि उसके अंकल गांव के एक अच्छे इंसान थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार सभी गांव वाले मिलकर करना चाहते हैं। तो सोहा भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन तभी हमें फ्यूनरल पर एक अजीब सी बात दिखती है। यहाँ लोग दुखी होने के बजाय हल्के से खुश या रिलैक्स नजर आते हैं। तभी एक लड़का अचानक से सोहा पर झपटता है। वो चिल्लाता है कि वो उसका छोटा भाई है और इस कब्रिस्तान में उसका भी हिस्सा बनता है। इतने में पुलिस उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि उसका नाम किम यंग हो है, जो सोहा के पिता की दूसरी शादी से हुआ उसका सौतेला भाई है और खुद को बराबर का वारिस बताता है। तो इस तरह से अब इस कब्रिस्तान के दो दावेदार हो जाते हैं, सोहा और यंग हो। अब सोहा पुलिस से कहती है कि वो उसे अरेस्ट कर ले क्योंकि उसे उससे खतरा है, लेकिन पुलिस कहती है कि बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते, सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। उधर गांव का मुखिया सोहा को एक बिल्डर से मिलवाता है जो उस कब्रिस्तान को खरीदना चाहता था। इस तरह से वो अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है कि आराम से सोच समझकर फैसला लेना। फिर रात को सोहा अपने पति से इस बारे में बात करती है कि आज उसके प्रोफेसर किम का बर्थडे है। साथ ही उसे उम्मीद थी कि वो उसे रेगुलर प्रोफेसर के लिए रिकमेंड करेंगे, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उन्होंने किसी और जूनियर लेक्चरर लड़की को रिकमेंड कर दिया है, जिससे वो दिल से टूट जाती है। उधर डिटेक्टिव संगजुन अपने सीनियर को अपडेट देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच कोई पुरानी अनबन है। यानी पहले तो वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मुश्किल से एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर अकेले उस पुरानी खाली बिल्डिंग की ओर जाता है, जो गांव के पास पहाड़ी एरिया में बनी है और काफी समय से यूज में नहीं है। फिर अंदर उसे गोल्फ कोर्स के पोस्टर्स, मॉडल्स और कंस्ट्रक्शंस के मटेरियल पड़े मिलते हैं और आगे बढ़ते हुए एक जगह पर थैलियम से भरे बैग मिलते हैं, वही जहर जिसे म्योंग गिल की शराब में मिलाकर हत्या की गई थी। ये देखकर अब चीफ तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और पूरा मैटर सामने रखते हैं। यहाँ पता चलता है कि गांव के पास वाली पहाड़ी पर गोल्फ कोर्स का बड़ा प्रोजेक्ट प्लान हुआ था, जहाँ ज्यादातर गांव वालों ने अच्छी कीमत लेकर अपनी जमीन बेच दी थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक आदमी अपनी हट पर अड़ा हुआ था, जो था वही बूढ़ा आदमी यून म्योंग गिल। असल में उसका वो फैमिली कब्रिस्तान उसी इलाके में था, जिस वजह से उसकी जमीन के बिना गोल्फ कोर्स का नक्शा पूरा हो ही नहीं सकता था। फिर म्योंग गिल के जमीन ना बेचने की वजह से पूरा गोल्फ प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया, जिसे गांव वालों को लगा कि डेवलपमेंट, पैसे और रोजगार का मौका उसी ने रोका हुआ है। इसलिए अंदर ही अंदर वो उसे नाराज थे और यही वजह थी कि उसके मरने पर सभी लोग बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे थे। उस पहाड़ी पर पहले से एक बड़ी बिल्डिंग भी बन चुकी थी, शायद फ्यूचर मॉल या कमर्शियल यूज के लिए, लेकिन गोल्फ कोर्स कैंसिल होने से वो भी खाली पड़ी रही। शॉकिंग बात ये निकलती है कि उस खाली बिल्डिंग का मालिक कोई और नहीं
बल्कि वही गांव का मुखिया युग संग सू है और वहीं से थैलियम भी मिला था, यानी वही मुखिया था जो वो जहर जमा कर रहा था। अब आगे जांच में पता चलता है कि पूरा आइडिया जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले एक आदमी का दिया हुआ था, जो वहाँ गोल्फ कोर्स बनवाना चाहता था। उसने मुखिया से डील की कि अगर वो लोगों से जमीन बिकवा दे तो प्रॉफिट में उसे भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब म्योंगिल ने अपनी आखिरी जमीन बेचने से इनकार कर दिया तो इसी कंस्ट्रक्शन वाले ने और मुखिया ने मिलकर धीरे धीरे उसकी शराब में थैलियम मिलाकर उसे मार डाला। इसके बाद पुलिस दोनों यानी गांव के मुखिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। यानी ऑन पेपर यून म्योंग गिल की मौत भले नेचुरल या अजीब लगे, लेकिन पीछे से इसका पूरा मोटिव सिर्फ जमीन और गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट का पैसा था। इसके बाद सीन वापस आता है सोहा पर। वो अपने पति के साथ प्रोफेसर किम की बर्थडे पार्टी से लौट रही होती है। उसके मन में प्रमोशन ना मिलने की कसक थी, लेकिन इसके बावजूद उसका पति उसे सहारा देने के बजाय ताने मारता है कि वो कभी प्रोफेसर नहीं बन पाएगी और हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर ही रहेगी। तो ये बात सोहा को बहुत ही चुभती है, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में वो उसे रात के अंधेरे में सड़क पर अकेला छोड़कर खुद घर लौट जाती है। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सोहा का पति रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो कोई उसके ऊपर गन तान देता है। फिर गोली चलने की आवाज आती है और सीन कट हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह किसी अनजान आदमी को एक जमी हुई नदी के किनारे एक आदमी की लाश मिलती है, जो सोहा का पति निकलता है। फिर पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। अब पुलिस सोहा को थाने बुलाकर बताती है कि उसके पति का मर्डर हुआ है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और आगे पूछताछ में वो बताती है कि कल रात वो दोनों पार्टी में थे। बीच रास्ते में झगड़ा हुआ तो उसने उसे रास्ते में उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर घर लौट आई। फिर सोहा घबराकर पूछती है कि क्या पुलिस उस पर शक कर रही है और क्या उन्होंने उसके सौतेले भाई यंगहो से पूछताछ की है। तो पुलिस बताती है कि यंगहो से पूछताछ की गई है और वो उस वक्त किसी और जगह पर मौजूद था, इसलिए फिलहाल किसी पर शक नहीं किया जा रहा, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। इसके बाद सोहा चुपचाप पुलिस स्टेशन से निकल जाती है और पति के लिए शोक सभा का इंतजाम करती है। वहीं एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है जिसने पहले सोहा के लिए काम किया था। असल में सोहा को अपने पति पर पहले से ही शक था, इसलिए इसी डिटेक्टिव ने कंफर्म किया था कि उसका पति किसी और औरत के साथ अफेयर में है। अब डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसका एक दोस्त शहर के बीच में एक बड़ी बिल्डिंग का मालिक है, जो शादी और दामाद के क्लिनिक के लिए पैसे जुटाने के लिए बिल्डिंग बेचना चाहता है। फिर वो सोहा को सुझाता है कि वैसे भी कब्रिस्तान से उसे क्या मिलेगा, इसीलिए इस बिल्डिंग को लेकर वो नई जिंदगी शुरू कर सकती है। तो ये सुनकर सोहा उस आदमी से मिलने के लिए तैयार होकर निकल जाती है। इधर पुलिस को क्राइम सीन से एक खाली बुलेट शेल मिलता है जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस्तेमाल की गई गन काफी पुरानी है। यहीं से शक पैदा होता है कि क्या ये वही पुरानी हंटिंग गन हो सकती है जो कभी सोहा के पिता के पास थी। उधर सोहा बिल्डिंग ओनर से मिलने आती है, जहाँ बिल्डिंग का मालिक शांत और समझदार दिखता है। वो सोहा से कहता है कि वो ये बिल्डिंग किसी जिम्मेदार पढ़े लिखे इंसान के हाथों में देना चाहता है और सोहा इस काम के लिए परफेक्ट लगती है। इस पर सोहा कहती है कि उसकी लाइफ अभी काफी मेसी है। उसका सौतेला भाई यंगहो कब्रिस्तान की विरासत में हिस्सा मांग रहा है। पहले वो मामला साफ हो जाएगा तभी वो बिल्डिंग का फैसला करेगी। ये सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराता है कि अगर भाई ज्यादा परेशान करे तो उसे प्यार से समझा देंगे। ये सुनते ही सोहा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि ये आदमी ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अब घर लौटते समय सोहा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके घर के दरवाजे पर खून के छींटों से एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। इसके बाद वो तुरंत पुलिस को बुलाती है, जहाँ सीसीटीवी फुटेज में चेक करने पर दिखता है कि जब सोहा घर पर नहीं थी तब यंगहो उससे मिलने आया था। अब पुलिस का संदेह फिर से यंगहो पर जाता है। अब सोहा भी बार बार कहती है कि उसी ने उसके पति का मर्डर किया होगा। साथ ही उसके पिता के पास हंटिंग गन थी और पुलिस ने खुद कहा है कि हत्या उसी तरह की गन से हुई है। तभी एक ऑफिसर पूछता है कि ये गन उसके पिता के पास कब से थी, तो सोहा कहती है कि ये तो उसने बचपन से ही देखी है, यानी बहुत पुरानी है। फिर यंगहो को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पुलिस उससे पूछती है कि उसने उसकी बहन के गेट पर खून से क्या बनाया था, तो यंगहो कहता है कि वो बस एक टोटका था। अगर बहन पर किसी बुरी आत्मा या श्राप का असर है तो वो निकल जाए, और वो खून किसी आदमी का नहीं बल्कि मुर्गे का था, और वो खुद तांत्रिक नहीं है, बस एक बाबा के साथ वो काम कर चुका है, इसलिए वहीं से सब सीखा। इसके बाद जब पुलिस उससे उसके पिता की हंटिंग गन के बारे में पूछती है तो वो चुप्पी साध लेता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता।
अब स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के कारण पुलिस उसे छोड़ देती है। उधर सोहा फिर से प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि यंग हो ने ही उसके पति का खून किया है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, अब वही कुछ कर सकता है। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि अगर गन उसके पास है तो वही सबसे बड़ा सबूत होगा। इस तरह वो रात में यंग हो के घर में चुपके से घुसकर तलाशी लेने का फैसला करता है। फिर रात को डिटेक्टिव चोरी छुपे यंग हो के घर में घुसता है, जहाँ उसे कुछ कपड़ों पर खून के दाग दिखते हैं, जिनकी वो फोटो खींच लेता है। फिर उसे एक छोटा सा एल्बम मिलता है और उसमें से एक पुरानी फोटो निकालकर वो अपने पास रख लेता है। लेकिन हमें अभी ये नहीं दिखाया जाता कि फोटो में क्या है, लेकिन साफ है कि वो किसी बड़े राज का सुराग है। अब जैसे ही वो घर से निकलकर अपनी कार के पास पहुंचता है तो अचानक से गोली चलती है। यहाँ वो पहली गोली से तो बाल बाल बच जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी गोली उसके पैर में लगती है और वो गिर जाता है। इसके बाद किलर उसके पास आता है और बिना कुछ कहे उसके सिर पर क्लोज रेंज से गोली मार देता है, जिससे डिटेक्टिव वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो किलर उसकी कार को घसीटकर कार की डिग्गी में डालता है, जहां वो खुद ड्राइवर सीट पर बैठता है और कार लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सोहा डिटेक्टिव को मैसेज करती है कि कोई सबूत मिला या नहीं, तो उसके पास जवाब आता है कि हाँ, कुछ तो मिला है, लेकिन मैं मैसेज में नहीं बता सकता, इसलिए इस एड्रेस पर आ जाओ, वहीं बात करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि डिटेक्टिव तो पहले ही मारा जा चुका है, यानी अब सोहा को जो मैसेज कर रहा है वो शख्स खुद किलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोहा तुरंत कार लेकर उसी एड्रेस की तरफ निकल जाती है। उधर यंग हो भी कार लेकर घर से निकलता है, जिसके बाद उस पर नजर रख रहा एक पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है। अब यंग हो रास्ते में सोहा की कार के सामने आकर उसे रुकने को कहता है, जिस पर सोहा पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन वो अपनी कार को उसकी कार के सामने लगाकर उसे रोकने पर मजबूर कर देता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि वो कब्रिस्तान छोड़ दे, क्योंकि वो सिर्फ उसका है। अगर वो उस जमीन के पीछे पड़ी रही तो उसकी जान जा सकती है। तभी पीछा कर रहा पुलिस वाला भी वहीं पहुंच जाता है और यंग हो को पकड़कर थाने ले जाता है। अब डिटेक्टिव द्वारा भेजे गए एड्रेस को चेक करने पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें उसकी आधी जली हुई लाश मिलती है, यानी जो उसे वहां बुला रहा था वही अब सोहा को फंसा रहा है। फिर जब पुलिस सोहा को ये खबर देती है तो वो खुद को दोषी मानती है, क्योंकि उसी ने सबूत जुटाने के लिए डिटेक्टिव को वहां भेजा था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर पूछता है कि उसने डिटेक्टिव हायर क्यों किया था, जबकि पुलिस तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो सोहा कहती है कि पुलिस यंग हो को पकड़ ही नहीं रही, उसके खिलाफ कभी पक्का सबूत नहीं मिलता, इसलिए उसने खुद प्राइवेट हेल्प ली। दूसरी तरफ चीफ यंग हो से पूछते हैं कि वो बहन के पीछे इतना क्यों पड़ा है। इस पर यंग हो कहता है कि उसे लगता है कि उसकी बहन खतरे में है और वो कब्रिस्तान उसकी एनर्जी खींच रहा है। ये सुनकर चीफ उसे सीधे से टोकते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि यही वो सारे मर्डर्स कर रहा है, बस उस बंदूक की लोकेशन बता दे। आखिर एक कब्रिस्तान के लिए कितने लोगों को मरना पड़ेगा। पर यंग हो जोर देकर कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। हालांकि चीफ को उस पर पूरा शक था, इसलिए वो तलाशी लेने के लिए जाता है, पर उसके घर की पूरी तलाशी लेने पर किसी तरह की हंटिंग गन या कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे फिर से छोड़ देते हैं। इसके बाद एक रात में यंग हो कार से कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर वो उसे एक जगह पर ले जाकर कहते हैं कि इस कागज पर साइन कर दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे और कब्रिस्तान को अपने दिमाग से निकाल दो। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब पिछली बार पुलिस ने यंग हो को छोड़ा था तो उसी के बाद से सोहा फिर बिल्डिंग मालिक से मिलने गई थी। अब वो कहती है कि केस बहुत ही लंबा खींचा जा रहा है, पुलिस को यंग हो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा और इस तरह से कब्रिस्तान के वारिस का झगड़ा पता नहीं कब तक चले, तो ऐसे में वो बिल्डिंग खरीदने की पोजीशन में नहीं है। तभी बिल्डिंग का मालिक कहता है कि अगर वो चाहे तो यंग हो को डरा धमकाकर पूरा कब्रिस्तान उसके नाम पर करवाने में मदद कर सकता है। तो इस पर यंग हो से तंग आ चुकी सोहा उसकी बात मान जाती है और यहीं से किडनैपिंग प्लान शुरू होता है। अब वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किडनैप्ड यंग हो उस पेपर पर साइन करने से इनकार कर देता है। वो गुंडों से भिड़ता है और भागने की कोशिश में खिड़की से कूदकर नीचे खड़ी एक कार पर गिरता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उस वक्त नीचे बिल्डिंग मालिक खुद खड़ा होता है, जहां यंग हो उससे मदद मांगता है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देता है, जिससे यंग हो समझ जाता है कि ये भी उसी गैंग का हिस्सा है। इसके बाद बिल्डिंग मालिक सोहा को फोन करके कहता है कि प्लान थोड़ा बदल गया है। वो बताता है कि उसका सौतेला भाई बुरी हालत में है और उसने उसका चेहरा देख लिया है, इसलिए अब उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। अब ये सुनकर सोहा डर जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि यंग हो सिर्फ डरे मरे नहीं, इसलिए वो फोन पर इसके लिए मना करती है।
लेकिन इतने में वो बिल्डिंग मालिक उसकी बात सुने बिना ही कॉल को कट कर देता है। उधर डिटेक्टिव संगजुन अपने चीफ से कहता है कि उसे यकीन है कि सारे मर्डर्स किसी न किसी तरह उस कब्रिस्तान से जुड़े हैं, क्योंकि म्योंग-गिल की मौत के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। ये सुनकर चीफ बताते हैं कि पूछताछ के दौरान उन्हें एक फैमिली मिली थी जो म्योंग-गिल के माता पिता के साथ वाली जगह पर रहती थी, और वो फैमिली उसके परिवार के बारे में काफी कुछ जानती है। इसके बाद संगजुन और चीफ उस फैमिली से मिलने जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि म्योंग-गिल का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। बड़ा भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। जो भी उसे चिढ़ाता या तंग करता वो उसे बुरी तरह से मारता था। अब समय के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं और अचानक एक दिन बड़ा भाई और छोटी बहन घर छोड़कर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों कहीं दूर जाकर साथ रहने लगते हैं। इस पर संगजुन पूछता है कि भाई बहन साथ रहें तो इसमें क्या गलत है, तो इसके बदले उसे जवाब मिलता है कि कोई आदमी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर सिर्फ बहन के साथ रहने के लिए क्यों जाएगा। ऊपर से लोगों ने उन्हें एक छोटे लड़के के साथ भी देखा था जो शायद उनका ही बच्चा था, यानी इशारा साफ साफ इंसेस्ट की तरफ है। और यही वजह है कि ये दोनों समाज से छुपकर रह रहे थे। असल में म्योंग-गिल की छोटी बहन समाज से डरती है कि उसके बेटे को नाजायज औलाद कहा जाएगा, इसलिए वो उसे एक गुरु माँ के पास छोड़ देती है और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तभी अचानक संगजुन उनसे पूछता है कि आपने कहा था कि म्योंग-गिल की छोटी बहन को कुछ लोग चिढ़ाते थे, तो आखिर इसकी वजह क्या थी। तो इस पर गांव के पुराने पड़ोसी बताते हैं कि म्योंग-गिल की छोटी बहन के ऊपर वाले होंठ पर जन्म से कट था और इलाज ना होने की वजह से बच्चे उसे चिढ़ाते थे। तभी यहाँ पर संगजुन को याद आता है कि जब वो म्योंग-गिल के घर गया था, वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई थी जिसके ऊपर वाले होंठ पर बिल्कुल वैसा ही कट था, यानी वो औरत यंगहो की माँ और म्योंग-गिल की बहन म्योंग ही है, जो अपनी पहचान छुपाकर वहीं रह रही है। उधर बिल्डिंग ओनर का कॉल कट होते ही सोहा उनसे मिलने उसके घर निकलती है, लेकिन रास्ते में कार के नीचे कुछ फंसने से वो रुक जाती है और तुरंत नीचे उतरकर चेक करने लगती है। अब इस बीच पीछे से यंगहो की माँ आकर उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ उठाकर ले जाती है। फिर सच सामने आने पर संगजुन और चीफ को लगता है कि ये सब खेल यंगहो की माँ ही कर सकती है। तभी उनकी जूनियर कॉल करके बताती है कि सीसीटीवी में दिख रहा है कि यंगहो किसी के द्वारा किडनैप हो गया है और अब सोहा भी गायब है। इसके बाद संगजुन तुरंत आदेश देता है कि उस एड्रेस पर जाओ जहां वो बुजुर्ग औरत रहती है। इसके बाद पुलिस वाले फौरन वहां पहुंचते हैं, लेकिन तलाशी लेने पर ना तो वो बूढ़ी औरत मिलती है और ना ही सोहा। दूसरी तरफ अब यंगहो की माँ सोहा को एक गुफा जैसी जगह पर ले जाती है। फिर होश में आने पर वो अपना परिचय देती है कि मैं यंगहो की माँ भी हूँ और तुम्हारी बुआ भी। तो ये सुनकर सोहा शॉक में पड़ जाती है। फिर म्योंग ही बताती है कि समाज के ताने और नाजायज के ठप्पे से बचने के लिए उसने हमेशा अपने बेटे से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब अगर उसे कब्रिस्तान मिल जाता तो उसे एक ठोस पहचान और एक लीगल जगह मिलती, जिससे उसकी एक नई पहचान बन जाती। वो कहती है कि उसने म्योंग-गिल को भी मना लिया था कि वो कब्रिस्तान बेटे के नाम करेगा, लेकिन उसके मरने के कारण सब कुछ अधूरा रह गया। फिर जब सोहा अचानक से आकर उसी विरासत में हिस्सा मांगने लगी तो उसे गुस्सा आया और उसने सोहा के पति और प्राइवेट डिटेक्टिव दोनों को मार डाला ताकि कब्रिस्तान उसके बेटे से कभी अलग ना हो। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि डिटेक्टिव जिस फोटो को एल्बम से निकालकर अपने पास रखता है उसमें बचपन का यंगहो अपने माँ बाप के साथ दिखता है। इसलिए डिटेक्टिव को मारने के बाद म्योंग-ही वो फोटो उठा लेती है ताकि सच बाहर ना आए। इसके बाद म्योंग-ही सोहा को भी मारने के लिए बंदूक उठाती है, लेकिन सोहा कहती है कि अगर आप मुझे मार दोगी तो आपका बेटा भी मर जाएगा। इसके बाद वो बताती है कि बिल्डिंग का मालिक यंगहो को किडनैप करके एक भट्टी में जलाने के लिए ले गया है। तो ये सुनकर म्योंग-ही घबरा जाती है और कहती है कि कैसे भी करके वो यंगहो को उस बिल्डिंग के मालिक के चंगुल से बचा ले। इसके बाद सोहा फौरन बिल्डिंग के मालिक को कॉल करके कहती है कि यंगहो को छोड़ दे। हालांकि वो अब मना करता है, जिस पर सोहा उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो पुलिस में शिकायत करेगी। इसके बाद वो मालिक नरमी से बात करने का नाटक करता है और उसे मिलने के लिए एक फैक्ट्री का एड्रेस भेज देता है, जहां वो पहले से यंगहो को भट्टी के अंदर डालकर जलाने की तैयारी कर चुका होता है। इधर संगजुन सोहा को कॉल करता है, लेकिन फोन यंगहो की माँ के पास होने की वजह से फोन रिसीव नहीं होता। इसके बाद संगजुन उस मोबाइल को ट्रेस करने का आदेश देता है। उधर अब सोहा और म्योंग-ही उस एड्रेस पर पहुंचती हैं जहां उस बिल्डिंग मालिक ने बुलाया था। अब वहां पहुंचते ही म्योंग-ही सोहा को कार से बाहर निकालकर बंदूक की बट से उसके सिर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और खुद साइड में छुप जाती है। इसके बाद कुछ गुंडे बेहोश सोहा को देखते हैं और अंदर उस बिल्डिंग मालिक के पास लेकर जाते हैं।
अब मालिक झुंझलाकर कहता है कि अगर वो इतनी बुरी हालत में है तो अकेली यहाँ कैसे आई, यानी जरूर कोई और भी उसके साथ आया होगा। तभी म्योंगी बाहर से फायरिंग करना शुरू कर देती है और कुछ गुंडों को मार गिराती है, लेकिन आखिरकार वो भी पकड़ ली जाती है और घायल हो जाती है। अब मालिक के कहने पर उसके लोग सोहा और यंगहो दोनों को भट्टी के अंदर डालकर ईंटों से बंद कर देते हैं और तापमान बढ़ा देते हैं ताकि दोनों जिंदा जला दिए जाएं। लेकिन इसी बीच सोहा का लोकेशन ट्रेस करके संगजुन और बाकी पुलिस वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पुलिस सायरन सुनते ही वो मालिक और उसके लोग उस जगह पर आग लगाकर वहां से भागने लगते हैं। अब देखते ही देखते वो फैक्ट्री चारों तरफ से जलने लगती है, जबकि अंदर यंगहो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में अपनी रस्सियां दांतों से काटने की कोशिश करता है और सोहा को भी आजाद करने में मदद करता है। उधर बाहर म्योंगी भी घायल होने के बावजूद ईंटें तोड़कर भट्टी की दीवार में छेद बनाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो एक रास्ता बना भी लेती है और फिर देखती है कि यंगहो लगभग बेहोश है। इसके बाद वो म्योंगी के साथ मिलकर उसे भी बाहर घसीट लाती है। अब म्योंगी अपने बेटे की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोती है और अब तक वहां पहुंच चुका संगजुन उसे गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन म्योंगी समझाती है कि अगर वो जेल जाएगी तो उसकी असली पहचान और इंसेस्ट वाला सच सामने आ जाएगा और पूरा समाज यंगहो को नाजायज औलाद कहेगा, जो कि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। इसलिए अब वो एक बड़ा फैसला लेती है और खुद ही जलती हुई भट्टी के अंदर चली जाती है और आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप जाती है और हम भी समझ पाते हैं कि बात जब अपने बच्चे की हो तो माँ इतनी दर्दनाक मौत से भी पीछे नहीं हटती। अब बाहर पुलिस बिल्डिंग ओनर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह गोल्फ कोर्स माफिया, कब्रिस्तान के पैसों का लालच और ब्लैकमेल किडनैपिंग का पूरा रैकेट यहीं पर खत्म हो जाता है। आखिर में सोहा और यंगहो दोनों जिंदा बच जाते हैं और साथ में एक फैसला लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।